नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास की ये पूरी श्रृंखला। और दोस्तों आधुनिक भारत इतिहास पर हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक के साथ साथ दोस्तों इसके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है तो वो भी हम लोग साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आधुनिक भारत में किस प्रकार से शुरुआत हुई और यूरोपीय कंपनियों का या यूरोपीय देशों का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ, उनका क्रम क्या है दोस्तों, और क्रम से जुड़े हुए क्वेश्चन और कंपनी की स्थापना से जुड़े हुए क्वेश्चन उनको आज हम लोग कवर करेंगे इस पहले वीडियो में। और दोस्तों पूरे यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि आज के वीडियो को देखने के साथ ही आप वो प्रश्न कभी जीवन में गलत नहीं करेंगे। तो बने रहिए पूरे इस वीडियो में। और दोस्तों इस क्रम को आगे हम लोग शुरू करने से पहले जल्दी से एक ओवरव्यू देखते हैं कि हमारे टॉपिक में जो इतिहास है, इतिहास से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं या फिर उनका एक क्रमबद्ध जो चरण है वो क्या है। तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम लोग इतिहास की बात करें, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो हम लोग इसको अलग अलग 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। अलग अलग इसको हम लोग 3 चरण में डिवाइड करते हैं। अपने टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इसका पहला चरण प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक हम लोग इसका पहला चरण पढ़ते हैं, जबकि दूसरा चरण हम लोग इसका पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा चरण हम लोग दोस्तों इसका पढ़ते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक की अगर हम लोग बात करें तो इसको 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। दोस्तों यहां पर इनका क्रम क्या है, इनके चरण क्या है, ये सब भी हम लोग जानेंगे। आद्य ऐतिहासिक में अगर हम लोग बात करें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के तहत। वैदिक सभ्यता, इसमें हम लोग वैदिक सभ्यता के 2 पार्ट पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक या जिसको हम लोग ऋग वैदिक कहते हैं और उत्तर वैदिक। दोस्तों ऐतिहासिक चरण की अगर हम लोग बात करें तो इसको अलग अलग हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों ये क्रम किस प्रकार से निर्धारित होता है, यहां पर प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का मतलब क्या है वो जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों प्रागैतिहासिक इतिहास का एक ऐसा चरण, जैसा कि आपको पता है कि इतिहास तथ्यों और स्रोतों पर आधारित है, तो इतिहास का ऐसा चरण जहां पर उसका लिखित जो प्रमाण है वो कह सकते हैं नहीं मिला। कुछ प्राचीन चीजों पर, कुछ प्राचीन वस्तुओं पर ही संबंधित जो जानकारियां हैं उसके आधार पर लिखा गया। लिपियों का यहाँ पर जो कह सकते हैं विकास नहीं रहा। जबकि आद्य ऐतिहासिक में हम लोगों ने पढ़ा, कुछ ऐसी लिपियां मिली जिनको कह सकते हैं पढ़ने में असुविधा हुई, लेकिन कह सकते हैं अधिकतम जो प्रमाण रहे वो इसको सिद्ध करते हैं लिखित रूप में, तो इसलिए हम लोग इसको आद्य ऐतिहासिक के रूप में बांटते हैं। जबकि ऐतिहासिक विभिन्न प्रकार के सिक्कों या कह सकते हैं कि साहित्य या अलग अलग प्रकार से जितना भी कुछ लिखा गया तो उसके आधार पर हम लोग इसको ऐतिहासिक यानी एक लिखित और प्रमाणिक रूप में मानते हैं, तो ऐतिहासिक काल को। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक में अगर हम लोग बात करें तो इसको प्राचीन से लेकर के लगभग 8000 ईसा पूर्व तक, 8000 ईसा पूर्व तक। जबकि मध्यकाल में अगर हम लोग बात करें तो ये 4000 ईसा पूर्व तक, यानी 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण की अगर हम लोग बात करें, नवपाषाण की बात करें हम लोग दोस्तों तो 4000 से लेकर के लगभग 2500 ईसा पूर्व तक, लगभग 2500 ईसा पूर्व तक। और सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। जबकि वैदिक में हम लोग बात करते हैं 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें इसका पहला चरण आता है दोस्तों 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा चरण आता है इसका 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। जबकि दोस्तों 600 ईसा पूर्व से आगे और 712 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से आगे और 712 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। 712 बिन कासिम का आक्रमण,
यानी 712 से लेकर के और 1707 तक हम लोग दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक। और फिर उसके बाद दोस्तों 1707 से लेकर के और 1947 तक हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं। तो दोस्तों इन टॉपिक की हम लोग बात करेंगे बाद में, क्योंकि आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होना है वो है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार से चरण चला, तो उसकी हम लोग जल्दी से बात करते हैं। और आई होप ये डिवीजन थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा परिचय आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस रिलेटेड टॉपिक आधुनिक भारत की। दोस्तों आधुनिक भारत पर बढ़ने से पहले एक बात तो आप समझते हैं या जानते हैं कि आधुनिक भारत में जो शुरुआत होती है तो कह सकते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से होती है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि यूरोपीय शक्तियां समुद्री मार्ग से भारत में आई और उन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर व्यापार प्रारंभ किया। तो आखिर किस प्रकार से, क्या ये एक साथ ही जुड़ गए या इसके पूर्व भी रहे? तो दोस्तों एक मैप के माध्यम से हम लोग जल्दी से समझते हैं कि यूरोप और एशिया कह सकते हैं प्रारंभ से किस प्रकार से जुड़े रहे, या फिर अगर उसके क्रम को अगर हम लोग देखें तो वो किस प्रकार से सिद्ध होता है। तो चलिए दोस्तों एक मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अगर मैप को हम लोग देखें दोस्तों तो ये अफ्रीकी महाद्वीप, ये अफ्रीकी महाद्वीप ध्यान से समझते जाइएगा, अफ्रीकी महाद्वीप, मेडागास्कर। और दोस्तों ये भूमध्य सागर के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये स्पेन, ये यूरोप, ये यूरोपीय महाद्वीप। और फिर अगर आगे हम लोग देखते हैं तो ये फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें तो भारतीय हिस्से को देखते हैं, प्रायद्वीपीय हिस्से को, और इसके बाद ये एशियन पूरा। तो दोस्तों ये आप देखते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर, जबकि इधर हम लोग बात करें तो ये अटलांटिक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्योंकि अगर यूरोप और एशिया की हम लोग बात करें तो ये व्यापारिक मार्ग के तहत आप पढ़ते हैं कि प्रारंभ से जुड़ा रहा। कैसे जुड़ा रहा? आपने नाम सुना होगा सिल्क रूट या रेशम मार्ग का, सिल्क रूट या रेशम मार्ग का। रेशम मार्ग जो कि कह सकते हैं चीन से यूरोप को जुड़ता था। तो किस प्रकार से जुड़ता था दोस्तों? आपको पता है कि रेशम मार्ग स्थलीय तरीके से, ये अलग अलग इसके 3 हिस्से थे जो कि जुड़ते थे। और जलीय हिस्से पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जल मार्ग के सहारे इधर जुड़ता था अरब प्रायद्वीप से, और फिर आगे ये जाके जुड़ता था अफ्रीकी हिस्से को, ये आप लाल सागर के अंतर्गत देख सकते हैं। और दोस्तों ये भूमध्य सागर, और आगे फिर ये आगे जुड़ता था अन्य यूरोपीय देशों से। तो कह सकते हैं कि रेशम मार्ग प्रारंभ से ही यूरोप और एशिया को जोड़े हुए था एक व्यापारिक परिदृश्य से अगर हम लोग देखें। और रेशम मार्ग न केवल व्यापार बल्कि कह सकते हैं कि धार्मिक और अन्य क्रियाकलापों की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट था। और रेशम मार्ग में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो चीन का वर्चस्व रहा, चीन का वर्चस्व रहा। और चीन की अगर हम लोग बात करें तो रेशम, रेशम, चाय, चीनी मिट्टी, रेशम, चाय और चीनी मिट्टी इन सब के लिए जुड़ा रहा। जबकि दोस्तों भारत से जो व्यापार होता था, भारत से जो व्यापार होता था तो मसाले, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, हाथी दांत, हाथी दांत, और कह सकते हैं बहुमूल्य जो पत्थर होते थे वो भी भारत से यूरोपीय देशों के लिए भेजे जाते थे। जबकि दोस्तों यूरोप में अगर हम लोग बात करें रोम की, रोम इटली, ठीक है दोस्तों, तो अगर एक जुड़ाव को देखें तो सोना, चांदी, गहने, शराब और कालीन, यानी सोना, चांदी, गहने, शराब और कालीन, तो इन सब चीजों का व्यापार अलग अलग क्रम से होता था। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, चीन के साथ रेशम, चाय, चीनी मिट्टी, यानी रेशम, चाय, चीनी मिट्टी, इनको चीन जो है यूरोपीय देशों को भेजता था। जबकि अगर हम लोग बात करें भारत से तो मसाले, सूती वस्त्र, हाथी दांत और पत्थर, बहुमूल्य क्रम वो भारत भेजता था यूरोपीय देशों को।
और दोस्तों जबकि यूरोप में हम लोग रोम की बात करें, इटली की बात करें, तो सोना, चांदी, शराब और कालीन ये सब जो है भेजे जाते थे। तो जैसा कि आपको पता है कि रेशम मार्ग के माध्यम से प्रारंभ से जुड़ा हुआ था यूरोप और एशिया। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये व्यापारिक जो परिदृश्य है, जो व्यापारिक मार्ग है, वो किस प्रकार से जुड़ता था उसको भी आप जल्दी से देखिए दोस्तों। इसका पहला हिस्सा तो आप देख रहे हैं कि हिंद महासागर के रास्ते, और फिर अगर इधर हम लोग देखें तो ये जुड़ता था लाल सागर, और फिर इसके बाद अफ्रीकी महाद्वीप भूमध्य सागर से होकर के आगे। जबकि एक दूसरा हिस्सा यहाँ पर फारस की खाड़ी से भी जुड़ता था और स्थलीय मार्ग के साथ भी ये जुड़ता था। तो ये इस प्रकार से रेशम मार्ग का कह सकते हैं कि डिवीजन हम लोग पढ़ सकते हैं। अब अगर दोस्तों यहां पर हम लोग बात करें इसके क्रम से, तो देखिएगा आखिर इन यात्राओं का प्रारंभ कैसे हुआ और इन यात्राओं के प्रारंभ से लेकर के किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां भारत में आई, उनका क्या स्रोत रहा, वो सारी चीजें। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें 12वीं और 13वीं शताब्दी से लेकर के, तो क्योंकि आपको पता है कि प्रारंभ से ही ये क्रम स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई इसकी, लेकिन 14वीं और 15वीं शताब्दी आते आते तक कह सकते हैं कि ये समुद्री मार्ग की जो खोज है वो काफी तेज हुई। दोस्तों आप लोग पढ़ते हैं ये इटली, यहां पर इटली, वेनिस एक शहर है बहुत ही खूबसूरत सा इटली का। दोस्तों मार्को पोलो का नाम आपने सुना होगा, मार्को पोलो। और एक क्रम ये भी कह सकते हैं कि समुद्री यात्राओं की जो खोज हुई वो या कह सकते हैं प्रारंभ हुआ, तो उसके पीछे बहुत सारे आविष्कार भी हैं, जैसे कंपास, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कुतुबनुमा, कंपास या कुतुबनुमा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्त बताइएगा कि कुतुबनुमा या कंपास का आविष्कार कहां हुआ और कब हुआ। तो दोस्तों इन सब आविष्कार के बाद भी कह सकते हैं ये बहुत तेजी आई। तो मार्को पोलो की बात करें, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि इटली का यात्री था। ये कहां का यात्री था दोस्तों? ये इटली का यात्री था। 1272 में इसने यात्रा प्रारंभ की। कब यात्रा इसने प्रारंभ की? 1272 में इसने यात्रा प्रारंभ की एशिया के लिए। ठीक है दोस्तों, अर्मेनिया के रास्ते फिर ये एशिया आया। कब? 1272, यानी स्थलीय मार्ग से ये भारत आया, या कह सकते हैं एशियाई देशों चीन और इन सब देशों पे गया। दोस्तों मार्को पोलो की अगर हम लोग बात करें तो इसकी इन्हीं यात्राओं के कारण इसको मध्यकालीन इतिहास, मध्यकाल, अगर इस पर हम लोग उपनाम की बात करें तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार इसको कहा गया। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया। और दोस्तों इसकी एक बुक रही, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। दोस्तों इस बुक के माध्यम से यह पता चलता है कि इसने 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा की। 13वीं शताब्दी में यात्रा की पांड्य राज्य की, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों इसी के माध्यम से पता चलता है राजकुमारी रुद्रामा देवी, या कहेगा राजकुमारी रुद्रमा देवी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपसे कभी कभी बना देगा कि राजकुमारी रुद्रमा देवी का वंश क्या था, तो आपको पता है कि काकतीय वंश की रही, काकतीय वंश की रही। ठीक है दोस्तों, यानी मार्को पोलो जो कि इटली का यात्री था, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कहां का यात्री था, इटली का यात्री था। 1272 में इसने यात्रा प्रारंभ की, और दोस्तों इन यात्राओं के कारण इसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया। फिर इसकी एक बुक रही द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, और इस बुक के माध्यम से हमको पता चलता है कि 13वीं शताब्दी में इसने पांड्य राज्य की यात्रा की। जबकि राजकुमारी रुद्रामा देवी का भी उल्लेख इसमें मिलता है, और राजकुमारी रुद्रामा देवी किस वंश से संबंधित थी? काकतीय वंश से संबंधित थी। अब दोस्तों क्योंकि व्यापारिक क्रम में जब ये सारी बातें स्टार्ट हुई, प्रारंभ हुई, तो इन सभी जो एशिया और यूरोपीय व्यापार था, तो इसको नियंत्रित करने के लिए कह सकते हैं यहां पर उभरा एक शक्ति के रूप में इटली। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इटली यानी सिल्क रूट हो या अन्य किसी भी प्रकार से हो, व्यापार के लिए एक जो केंद्र रहा इटली, यानी एशियाई देशों से वस्तुओं को ले जाकर के इटली यूरोपीय देशों को भेजता था। और देखते ही देखते दोस्तों इटली ने इसमें एक वर्चस्व हासिल कर लिया, और कह सकते हैं
कि इटली का एक नियंत्रण स्थापित हुआ। तो किस प्रकार से ये मार्ग जुड़ा? सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि ये दो मार्गों से रहा, एक तो सबसे पहले फारस की खाड़ी और इधर तुर्की होते हुए फिर ये आगे इटली की ओर, जबकि दूसरा मार्ग हम लोग देखते हैं हिंद महासागर में लाल सागर होते हुए और फिर स्थल की ओर यानी मिस्र ये देश है दोस्तों। क्योंकि ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये, क्योंकि स्वेज नहर तो यहां पर थी नहीं। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1869 में। स्वेज नहर कब बनी? 1869 में, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती थी। तो तब यहां पर क्या होता था कि लाल सागर तक यहां पर जहाज पहुंचती थी, नावें पहुंचती थी, और उसके बाद स्थलीय मार्ग मिस्र के माध्यम से। और दोस्तों यहां मिस्र में नील नदी के बाईं तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सा या व्यापारिक शहर था जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया। इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं अलेक्जेंड्रिया। अब दोस्तों नाम से याद आया होगा अलेक्जेंड्रिया शहर, सिकंदर ने इसको बसाया, अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया। दोस्तों भूमध्य सागर आपको याद रखना है, ये भूमध्य सागर, यहां मिस्र में नील नदी के बाईं तरफ ये शहर था अलेक्जेंड्रिया, जिसको कि किसने बसाया? अलेक्जेंडर के नाम से याद रखेंगे, सिकंदर ने बसाया। दोस्तों 331 ईसा पूर्व में यह नगर कब बसाया गया था? 331 ईसा पूर्व में। और दोस्तों अलेक्जेंड्रिया शहर का जो वास्तुकार है वो डिनोक्रेटस को कहा जाता है। अलेक्जेंड्रिया शहर का वास्तुकार किसे कहते हैं दोस्तों? डिनोक्रेटस को कहते हैं, ये याद रखना है। अलेक्जेंड्रिया शहर का वास्तुकार कौन था? डिनोक्रेटस। तो यहां पर नावें जो होती थी वो लाल सागर पहुंचती, और लाल सागर के बाद फिर ये मिस्र स्थलीय मार्ग से अलेक्जेंड्रिया, और फिर अलेक्जेंड्रिया से नावें भूमध्य सागर होते हुए इटली पहुंचती थी। कहां पर पहुंचती थी? इटली। और फिर इटली ही अन्य यूरोपीय देशों, चाहे पुर्तगाल हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, अन्य सभी देशों के लिए जो है वस्तुओं को भेजता था। तो इसके माध्यम से यह देखा गया कि नियंत्रण जो रहा वो इटली का रहा। अब 14वीं शताब्दी के अंत में और 15वीं शताब्दी आते आते कह सकते हैं, या 15वीं शताब्दी तक यूरोप में सामंतवाद की जगह जो है वो पूंजीवाद ने ले ली। तो पूंजीवाद के प्रारंभ को अगर हम लोग देखें तो अर्थ जगत प्रधान कहा जाता है पूंजीवाद को। तो यूरोपीय जो दूसरे देश रहे उन्होंने एक प्रबल इच्छा जाहिर की कि क्यों ना हम लोग जो है एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया के इस व्यापारिक मार्ग को जो है इटली से अलग हट करके देखें, इटली से अलग हट करके सोचें। तो समुद्री जो यात्राएं थी उनका यहां से प्रारंभ होता है। यानी हमको याद रखना है इन शॉर्ट में, इटली पूरे व्यापार का नियंत्रण रखता था और दो मार्ग होते थे उसके लिए। एक पहला फारस की खाड़ी तुर्की होते हुए फिर चीजें इटली, अर्मेनिया के रास्ते इटली भेजी जाती थी, जबकि दूसरा जो रास्ता होता था वो हिंद महासागर और लाल सागर होते हुए दोस्तों फिर यहां पर पहुंचती थी स्थल मार्ग मिस्र के सहारे। अलेक्जेंड्रिया शहर यहां पर है भूमध्य सागर के तट पर, और अलेक्जेंड्रिया से फिर ये इटली के लिए पहुंचती थी नावों के सहारे। तो इटली ही पूरे व्यापार का नियंत्रण रखता था। अब दोस्तों इटली के इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए दिमाग में बात आती है कि जब इटली यानी यूरोप और एशिया जुड़े हुए थे स्थल मार्ग से, तो फिर समुद्री मार्ग की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों एक साधारण सी बात है, जैसा इटली इस व्यापार को नियंत्रित करता था, देखते ही देखते धनाढ्य बन गया। अब एक जो ज्वेलसी होती है दूसरे अन्य देशों से या लोगों से, साधारण सी बात है, तो वो रही यहां पर। तो इसलिए इटली के इस व्यापारिक वर्चस्व को तोड़ने के लिए दूसरे यूरोपीय देश हैं, उन्होंने कह सकते हैं यात्राओं का प्रारंभ किया, या कह सकते हैं यात्राएं प्रारंभ की। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको क्रम से देखें, तो यहां पर ये पाते हैं कि पुर्तगाल के अगर हम लोग बात करें दोस्त, ये यहां पर रहा पुर्तगाल की बात करें तो दोस्तों पुर्तगाल का एक राजकुमार था हेनरी, नाम क्या याद रखना है? हेनरी, ठीक है दोस्तों, हेनरी। तो हेनरी जीवन पर्यंत भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करता रहा, यानी वो अटलांटिक महासागर में उतरता, नावें इधर से उधर जाती, फिर वापस आता, तो लगातार ये खोज करता रहा। फिर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 1487 या 88 में 1488 में हम लोग देखते हैं, नाम आपने सुना होगा बार्थोलोम्यो डियाज। नाम क्या यहां पर देखते हैं दोस्तों? बार्थोलोम्यो डियाज, ये नाम नोट करिएगा दोस्तों, बार्थोलोम्यो डियाज। ये एक पुर्तगाली यात्री था जो कि अटलांटिक महासागर में उतरता है और अपने जहाजी बेड़े के साथ अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचता है,
और ये दक्षिणी हिस्सा जिसको कि हम लोग उत्तमासा अंतरीप के नाम से जानते हैं। केप ऑफ गुड होप बिल्कुल दक्षिण में स्थित है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के। तो उत्तमासा अंतरीप तक कह सकते हैं ये पहुंचा। अब बात दिमाग में होगी ये अंतरीप क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना है, अंतरीप एक ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसा स्थलीय हिस्सा जो कि समुद्र में या सागर में बिल्कुल घुसे हुए रूप में प्रतीत होता हो, तो उसको हम लोग अंतरीप कहते हैं। दोस्तों उत्तमासा अंतरीप को तूफानी अंतरीप भी कहा जाता है। तो हमको याद रखना है उत्तमासा अंतरीप से आगे ये केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, इसको नोट करिएगा, केप ऑफ गुड होप। यहां पर पहुंचता है पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यो डियाज, बार्थोलोम्यो डियाज। अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहां पर बनाता है कि पुर्तगाल का पहला नाविक या पुर्तगाल का पहला यात्री जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पहुंचा, तो बार्थोलोम्यो डियाज, और दक्षिणी छोर कौन सा दोस्तों, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं 1488, ठीक इसके 10 साल बाद, ठीक इसके 10 साल बाद लगभग हमको याद रखना है मई 1498, मई 1498, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, ठीक है दोस्तों, वास्को डिगामा पुर्तगाली नाविक जिसने यात्रा प्रारंभ की अटलांटिक महासागर से आगे बढ़ते हुए, अटलांटिक महासागर से आगे बढ़ते हुए, और दोस्तों केप ऑफ गुड होप, और केप ऑफ गुड होप से आगे फिर ये जो मेडागास्कर द्वीप आप देखते हैं, तो मेडागास्कर द्वीप के कह सकते हैं से आगे बढ़ते हुए हिंद महासागर, और यहां पर जब ये पहुंचता है तो इसने देखा कि बहुत सारे जो अरब व्यापारी हैं, जो अरब यात्री हैं, वो यानी बहुत सारी नावें उनकी जो यात्रा करके आ रहे हैं या वस्तुओं को लेकर के आ रहे हैं, पूरा जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये देख करके दंग भी रह जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर एक आपके प्रश्न में, यहां प्रश्न पत्र में आता है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा को भारत की यात्रा के लिए, या कह सकते हैं कि आगे की यात्रा के लिए हिंद महासागर में पथ प्रदर्शक का कार्य किसने किया। तो हमको यहां पर याद रखना है एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद, ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, अब्दुल मजीद, जो कि वास्को डिगामा के पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न कभी कभी इस पर बन जाता है कि वास्को डिगामा को भारत का मार्ग, या कह सकते हैं भारतीय मार्ग के पथ प्रदर्शक के रूप में कौन रहा, तो अब्दुल मजीद, जो कि एक गुजराती व्यापारी था। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही फिर वास्को डिगामा पहुंचता है भारत में मालाबार तट, ध्यान रखना है दोस्तों, मालाबार तट या कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह। और यहां केरल में, क्योंकि आज के दृश्य अगर हम लोग देखें, जमोरिन शासक कौन थे यहां पर, जमोरिन, जिन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया, जिन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि वास्को डिगामा भारत आया तो मई 1498 में, पथ प्रदर्शक कौन रहा दोस्तों, अब्दुल मजीद, और कहां आया, मालाबार तट पर या कालीकट बंदरगाह, स्वागत किसने किया, जमोरिन ने। तो अब दोस्तों यहां पर जब वो आया, तो क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं, और स्वागत किया वास्को डिगामा का, जो भी जितना भी कुछ इसके पास बचा हुआ था उससे व्यापार प्रारंभ किया, और व्यापार के बाद वस्तुओं को जब लेकर के लौटा वापस पुर्तगाल, तो इसने ये देखा कि लगभग 60 गुना या 70 गुना अधिक लाभ इसने कमाया। तो अब ऐसा जा करके जब ये बात आम हुई पुर्तगाल में, तो दूसरे लोगों का भी उत्साह यहां पर बढ़ने लगा। अब दोस्तों यहीं से देखते हैं आगे के प्रश्न को जल्दी से। अब इसके बाद दोस्तों पुर्तगाली सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये नाम आप याद रखिएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, कैब्रल, जिसको कि ब्राजील का खोजी भी कहा जाता है, जिसको कि ब्राजील का खोजी भी कहा जाता है, यानी ब्राजील की जो खोज है वो आपको याद रखना है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के द्वारा की गई। तो पुर्तगाली सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में बार्थोलोम्यो डियाज, जो कि आपको पता है कि दक्षिणी हिस्से केप ऑफ गुड होप तक आया था अफ्रीका के, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल और बार्थोलोम्यो डियाज के साथ
13 जहाजी बेड़े, 13 जहाजी बेड़े, और दोस्तों कह सकते हैं लगभग 1200 लोगों को लेकर के, लगभग 1200 लोगों को लेकर के समुद्री यात्रा उसने प्रारंभ की। अब जब पहुंचता है यहां पर हिंद महासागर में, तो क्योंकि पहले से वर्चस्व था अरब व्यापारियों का, तो अरब व्यापारियों के साथ यहां पर झगड़े भी होते हैं, युद्ध भी होते हैं। तो कोचीन और कह सकते हैं कन्नूर, इन पे कुछ व्यापारिक स्थितियां इनकी सुरक्षित रही और फिर वापस इनको जाना पड़ा। तो क्वेश्चन इसके बाद बनाएगा कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जो कि इसने कह सकते हैं नेतृत्व किया बार्थोलोमेओ डियाज के साथ। तो क्वेश्चन यहां पर केवल आपको इतना याद रखना है कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ब्राजील का खोजी था, या फिर कह सकते हैं कि ब्राजील का खोजकर्ता किसको कहेंगे, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल को कहेंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, और इसके बाद यूरोपीय कह सकते हैं कि पुर्तगाली शक्तियों का क्रम शुरू हुआ। तो उसमें किस प्रकार से पुर्तगाली सत्ता भारत में स्थापित हुई, वो सारे प्रश्न। और क्योंकि यहां पर अभी हम लोग यूरोपियों के आगमन की बात करेंगे, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि यूरोपीय कौन से ऐसे देश रहे जो कि क्रम से भारत में आए। तो हम लोग देखते हैं यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इस क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली रहे, फिर उसके बाद अंग्रेज रहे, फिर उसके बाद दोस्तों देखते हैं डच रहे, फिर डेनिश रहे, फिर फ्रांसीसी रहे, और फिर स्वीडिश रहे। तो दोस्तों ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा। पुर्तगाली, यूरोपीय के आगमन की अगर हम लोग बात करें, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। दोस्तों पुर्तगाली भारत में आए 1498 में। कब आए? 1498 में। जबकि अंग्रेजों की अगर हम लोग बात करें तो ये 1600 में आए। कब आए दोस्तों? 1600 में आए। और डचों की अगर हम लोग बात करें तो 1602 में आए, और डेनिश की अगर हम लोग बात करें तो 1616 में आए, और फ्रांसीसी की अगर हम लोग बात करें तो 1664 में आए, जबकि स्वीडिश की अगर हम लोग बात करें तो 1731 में आए। यानी यूरोपियों के आगमन के अगर क्रम को हम लोग देखें तो यहां पर ये क्रम बनेगा। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पिए, दौड़े, फंस गए। शॉर्ट जनरल ऐसे सेंटेंस में याद रख सकते हैं, पिए, दौड़े, फंस गए। पी से पुर्तगाली, ए से अंग्रेज, द से डच और डे से डेनिश, फ से फ्रांसीसी और सा से स्वीडिश। अब दोस्तों क्रम इनको याद रखना है, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। और क्रम अगर हम लोग देखें यहां पर ईयर का तो 1498, फिर 1600, फिर 1602, फिर 1616, फिर 1664 और फिर 1731। अब दूसरा सवाल यहां पर आपसे बनाएगा कि यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या रहा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इसको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बस आप एक बार इसको देखिएगा और फिर ये आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा कैसे किस प्रकार से इस प्रश्न पर आप गलत नहीं करेंगे। क्योंकि कभी आपसे पूछता है यूरोपियों का आगमन या यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहां पर पुर्तगालियों की तो 1498 में ये आए, और कंपनी की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो पुर्तगालियों की कंपनी 1503 में स्थापित हुई। कहां पर? कोचीन में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में स्थापित हुई। कहां पर दोस्तों? कोचीन में। अब अंग्रेज को अभी यहां पर अंग्रेजों को छोड़िएगा, डच की हम लोग बात करें दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है कि 1602 में डच आए और 1605 मुसलीपट्टनम, या जिसको आप मछलीपट्टनम भी कह सकते हैं, मुसलीपट्टनम, यहां पर डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। कब दोस्तों? 1605 में। अब अगर डेनिश की हम लोग बात करें यहां पर दोस्तों, डेनिश की यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आपको याद रखना है कि 1616 में डेनिश आए और 1620 में आपको याद रखना है
डेनिस के लिए क्वेश्चन बनाएगा कि 1620 में कहां पर कंपनी की स्थापना हुई, तो त्रावणकोर में, त्रावणकोर में। ठीक है दोस्तों, त्रावणकोर में। अब क्वेश्चन बनाएगा कि फ्रांसीसियों ने पहली कंपनी स्थापित की, तो याद रखना है 1668 में। फ्रांस बहुत ही खूबसूरत सा देश है, पेरिस यहां पे राजधानी खूबसूरत सी, तो सूरत से याद रखिएगा, सूरत। पहली कंपनी कहां स्थापित हुई दोस्तों, सूरत में। तो अब क्वेश्चन यहां पर क्रम का बनाएगा, तो दोस्तों यहां पर पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना तक के सवाल यहां से बनते हैं। इनका क्रम आपसे पूछता है, तो जल्दी से देखते हैं ये क्रम कैसे आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों कि ये आगमन का क्रम आपको याद रखना है। पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज 1600 में, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731। यानी पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये क्रम हुआ। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। अगर क्रम ईयर का देखा जाए तो 1498, 1600, 1602, 1616, 1664 और 1731। अब दोस्तों क्वेश्चन जब कंपनी की स्थापना की बात करेगा तो किस प्रकार से ईयर आप प्राप्त करेंगे, जल्दी से देखते हैं। दोस्तों देखिएगा यहां पर शब्दों से हम लोग चलेंगे, किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है, शब्दों से देखेंगे। प्रश्न पत्र में आपको लिखा रहेगा कि पुर्तगालियों ने भारत में पहली कंपनी कब स्थापित की या कहां पर स्थापित की। तो जैसा कि आपने अभी देख लिया है कि पुर्तगाली 1498 में है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पुर्तगाल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर शब्द कितने दिख रहे हैं, 4 शब्द दिख रहे हैं पुर्तगाल में। जितने शब्द होंगे उतने शब्दों में एक जोड़ करके हमको आगे बढ़ना है और कंपनी की स्थापना का क्रम मिल जाएगा। ये हम लोग का मेथड है। तो पुर्तगाल में आप देखिएगा 4 वर्ड है। अब 4 में एक जोड़ना है, यानी 5 जोड़ना है 1498 में, तो मिलेगा आपको कितना, 1503 और कोचीन, 1503 और कोचीन। यानी 1498 में 5 जोड़ते हैं तो 1503 आपको मिल जाएगा। अब अभी अंग्रेजों को हमने कहा आपको छोड़ के रखना है यहां पर, क्योंकि इन्हीं का इतिहास हमको पढ़ना है। अंग्रेज या ब्रिटिशर्स, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, लेकिन आपको पता है कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता है और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इतिहास में दफन हो गए हैं। तो अब दोस्तों डच की अगर हम लोग बात करें तो फिर सेम उसी मेथड से चलना है। डच में शब्द कितने, 2। डच में शब्द कितने दोस्तों, 2। अब डच में शब्द 2 और 2 में फिर एक जोड़ना, क्योंकि एक एक हम लोग जोड़ते हुए चल रहे थे, तो 3। अब डच आए 1602 में, अब 3 इसमें जोड़िएगा, 1602 में 3 जोड़िएगा तो मिलेगा आपको 1605। कहां पर, मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम में पहली कंपनी लगाई उन्होंने। अब दोस्तों डेनिश की बात करें तो डेनिश में फिर से देखिए शब्द कितने, 3, और डेनिश आए कब, 1616। तो शब्द 3 और 1 जोड़ना है तो 4, और 1616 में 4 जोड़ेंगे तो मिलेगा 1620 और त्रावणकोर में, 1620 और कहां पर दोस्तों, त्रावणकोर में। ध्यान से देखिएगा, फ्रांसीसी शब्द कितने, 3 में फिर वही चीज, 1 जोड़ना है यानी 4, और 1664 में आए और 1664 में 4 जोड़ेंगे तो 1668, और कहां पर, सूरत। कहां पर पहली कंपनी, सूरत। फ्रांस बड़ा ही खूबसूरत है तो उसी से क्या याद रखेंगे, सूरत। तो दोस्तों ये क्रम आपने देखा अभी यहां पर पुर्तगाली, डच, डेनिश और फ्रांसीसी के कंपनी की स्थापना की। अब दिमाग में बात आ रही होगी कि अंग्रेजों को कैसे हम लोग देखें। अंग्रेजों को तो आपको पता है कि अंग्रेज 1600 में आए, लास्ट में देखिएगा 2 0। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अंग्रेजों, ब्रिटिशर्स का इतिहास हम लोग को पढ़ना है। सभी पुर्तगाली शक्तियों को तोड़ते हुए, उनके वर्चस्व को तोड़ते हुए भारत में औपनिवेश की स्थापना की ब्रिटिशर्स ने। यानी देख रहे हैं लास्ट में 1600 यानी 2 0। दोस्तों देखने में तो 0 है लेकिन है ये हीरो, देखने में तो 0 है लेकिन है ये हीरो। और हीरो कैसे, हीरो नंबर 1, यानी कि 1600 में रहे 2 0, तो हीरो नंबर 1, 2 0 की जगह हम लोग को डबल 1 याद रखना है। तो 1611 में पहली कंपनी इनकी मुसलीपट्टनम में स्थापित हुई, मुसलीपट्टनम में स्थापित हुई। लेकिन दोस्तों ये अस्थायी कंपनी रही। ये कैसी रही, अस्थायी कंपनी रही। फिर आपको पता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली जो स्थायी कंपनी है वो 1613 में सूरत में स्थापित की। इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी यहां पर आपको क्रम पता चल गया है कि यानी अगर यूरोपियों के आगमन की बात करेगा तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। लेकिन दोस्तों जब कह देगा कंपनियों के आगमन को, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, कंपनियों के आगमन को कहेगा तो पहले तो हम लोग को कंपनी में याद रखना है स्थापना को लेकर के, पुर्तगाली,
सबसे पहले कौन रहे? पुर्तगाली। अब अंग्रेज नहीं बल्कि कौन? यहां पर डच। कंपनियों को बोलेगा तो कौन यहां पर? डच। अब डच के बाद हम लोग देखेंगे तब अंग्रेज। डच के बाद देखेंगे तब अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद देखेंगे 1620 में डेनिस। कौन रहे? डेनिस। और डेनिस के बाद हम लोग देखेंगे तो फ्रांसीसी। यानी दोस्तों कह सकते हैं कि अगर कंपनियों की स्थापना को बोलेगा और क्रम से लगाने के लिए कहेगा तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी। जबकि आगमन के लिए बोलेगा, यूरोपियों के आगमन की, तो पिए दौड़े फंसे। पिए दौड़े फंसे उसी से याद रखना है। पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश। अब ईयर 1498, 1600, 1602, 1616, 1664 और 1731। तो अब यहां पर क्रम आगमन का और कंपनियों का अलग अलग हो गया। बहुत ही ध्यान से समझना है। हमने बताया था आपको कि जब ईयर आपको क्लियर है ही है यहां पर कि कब आए, अब इसी ईयर के माध्यम से आप कंपनी की स्थापना, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आए या इसमें कंपनी स्थापित की, तो हमने बताया कि प्रारंभिक ईयर जो है वो आने का है और कंपनी की स्थापना को तो उसी से आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पुर्तगाली आपको पता है कि 1498 में है। पुर्तगाल में शब्द है 4 और 4 में जोड़ना था कितना? 1 जोड़ देंगे यानी 5, तो आपको मिल जाएगा 1498 में 5 जोड़ेंगे तो 1503 मिल जाएगा, और 3 से कहां पर? कोचीन में। फिर वैसे ही करना था। अंग्रेज को हमने बताया भी छोड़ के रखिएगा क्योंकि अंग्रेजों का इतिहास हमको पढ़ना है। डच शब्द 2 1602 में आए। डच शब्द 2 1602 में आए। 1602 में आए डच, यानी 2 शब्द, 1 और जोड़ दीजिए 3, तो 1602 यानी इसमें 3 जोड़ देंगे तो 1605। कहां पर? मछलीपट्टनम में पहली कंपनी लगाई डचों ने। फिर डेनिस में शब्द 3 1616 में आए, तो 3 और 1 4, 1616 में 4 जोड़ेंगे तो 1620। कहां पर दोस्तों? त्रावणकोर में। और फिर फ्रांसीसी 1664 में आए, और 1664 में आए तो फ्रांसीसी में शब्द कितने? 3, और 3 में फिर 1 जोड़िएगा 4, तो 1664 में जब 4 जोड़ेंगे तो 1668, यानी कहां पर? सूरत। बड़ा ही खूबसूरत है। और दोस्तों फिर अंग्रेज की अगर हम लोग बात करें तो 1600 में आए, लास्ट में 2 जीरो देखिएगा दोस्तों। बातें हैं बहुत छोटी लेकिन आप गलतियां कर देते हैं वहां पर, तो स्वयं को सुपरमैन समझने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से इसको समझिएगा ताकि आपको पेपर में एग्जैक्टली आप आंसर राइट टिक करके आए। ठीक है दोस्तों, तो 1600 लास्ट में, जीरो अंग्रेज, लेकिन रहे क्या? हीरो और हीरो नंबर 1, तो दोनों जीरो की जगह 11 बैठा दीजिएगा। 1611 मछलीपट्टनम में पहली कंपनी बनी जो कि अस्थायी रही। फिर से हम कह रहे हैं अस्थायी रही। और फिर हम लोग देखेंगे तो सूरत में 1613 में पहली स्थायी कंपनी इन्होंने स्थापित की। तो दोस्तों ये रहा यूरोपियों के आगमन का क्रम और ये रहा यूरोपियों की कंपनियों का क्रम, स्थापना का क्रम। तो आधुनिक भारत में अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली साम्राज्य किस प्रकार से भारत में रहा, और वास्तव में अल्मीडा जिसने की शुरुआत की यहां पर, और उसको अल्बुकर्क आगे लेकर के कैसे बढ़ता है, उससे जुड़े हुए सवाल यहां पर कैसे बनते हैं। तो क्रम से अब हम लोग यहां पर पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को, डच को, डेनिस को, स्वीडिश को पढ़ेंगे। और क्योंकि अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स एक विस्तृत टॉपिक होगा आधुनिक भारत, जो कि इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो कैसे फिर आधुनिक भारत का डिवीजन आगे होता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे दोस्तों। और ये वीडियो जो आपने अभी अभी देखा इसमें, तो इसमें जो क्रम हमने आपको बताया, ये सब क्रम बिल्कुल आपको समझ में आया या नहीं आया, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, जिससे आसानी से ये सवाल जो है दोस्त आपके जो मित्र हैं, आपके जो पहचान वाले हैं, जो जान वाले हैं, वो सब कर ले जाएं। तो दोस्तों इसी क्रम के साथ अब हम लोग पुर्तगालियों के आगमन को लेकर के और उनकी कह सकते हैं स्थापना किस प्रकार से हुई उनके साम्राज्य की भारत में, उन सबको पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले फिर से हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न है दोस्तों, आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप जा करके इस पूरी जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको वहां से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रश्न भी माइंड में आपके बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।